नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समरूपता प्रश्नावली 11। देखो, सबसे पहले तो समरूपता क्या होती है, समरूपता की परिभाषा। इसमें से एक बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का। 11वीं और 12वीं प्रश्नावली में से एक बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का, जो अथवा में होगा आपके, और बाकी छोटे प्रश्न होंगे। टोटल कुल मिला के 20 नंबर की आपको बताया हुआ है। 10, 11, 12, 13 और 14। 10 में से 4 नंबर का प्रश्न आता है, 3 नंबर का एक छोटा 1 नंबर का। 13 में से 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 14 में से भी 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। 6, 4, 10 और 10 नंबर के प्रश्न इनमें से आएंगे, दोनों में से। ठीक है, आगे देखो समरूपता। दो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज होता है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी हुई सरलबंध आकृति बहुभुज कहलाती है। देखो, 3 रेखाखंडों से बनी आकृति त्रिभुज, 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज, 4 भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को पंचभुज, षटभुज, इस प्रकार बोलते हैं। तो n भुजाओं वाले आकृति को बहुभुज बोलते हैं। समरूप होते हैं कब होते हैं? यदि संगत कोण समान हो व संगत भुजाएं समानुपाती हो। 2 शर्त है, एक तो संगत कोण समान होना चाहिए, दूसरी शर्त है संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। देखो कैसे, 2 त्रिभुज हैं, वो समरूप कब होंगे? जब जैसे मैंने नाम लिख दिया ABC, त्रिभुज ABC, और ये हो गया PQR, दूसरा हो गया त्रिभुज PQR। ये दोनों समरूप कब होंगे? जब इनकी भुजाएं या तो समान हो या समानुपाती हो। समान होगी तो वो सर्वांगसम हो जाएगी, और समानुपाती होगी तो वो समरूप होगा। जैसे मैं कहूँगी ये भुजा 3 सेमी है तो ये 6 मान लो, ये 8 है, ये 16 सेमी, इस प्रकार। और कोण, तीनों कोण समान होने चाहिए। इस कोण का मान 40 है, संगत कोण 40, ये 50 है तो ये भी 50, और ये 90 मान लो तो ये भी कितना हो जाएगा? 90, इस प्रकार। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, तो वो आकृतियां समरूप होती हैं। समरूपता का चिन्ह ये होता है और सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है। समरूपता का मतलब सेम टू सेम प्रति। जैसे कोई छोटी फोटो है आपके सामने, इतनी सी छोटी फोटो है, ये इसी फोटो को मैंने बड़ा कर दिया, क्या ये दोनों आकृतियां समरूप है? हाँ है। ये कोण समान है इनके, तो ये आकृतियां क्या होगी? समरूप होगी। ये आकृतियां समरूप है। क्या ये आकृतियां सर्वांगसम है? तो आप कहोगे ये आकृतियां सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वांगसमता के हमने नियम पढ़े, संगत कोण और संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, और इसमें समानुपाती है। सर्वांगसम आकृतियां एक के ऊपर एक को आप अध्यारोपित करते हो आकृति को, तो दूसरी आकृति दिखाई नहीं देती है। जैसे एक ही पाकिट की ब्लेड है, कक्षा 10 की विषय गणित की पुस्तकें, इस प्रकार। समरूप मतलब सेम टू सेम, हुबहू प्रति। अब समरूपता में 2 नियम काम में आते हैं सबसे ज्यादा। ये नियम काम में आएगा और ये नियम दूसरा, ये सर्वांगसमता में भी काम में आता है। भुजा कोण भुजा नियम, SAS, साइड एंगल साइड नियम। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, मध्य का एक कोण, कोई त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के मध्य का एक कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाओं और मध्य के कोण के समान हो, तो वो त्रिभुज SAS नियम से सर्वांगसम होंगे। कोण नियम, एंगल नियम। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण या 2 कोण, यहाँ पे आप एंगल नियम भी लिख सकते हो, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण या 2 कोणों के समान हो, तो समान हो और भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, तो वह त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कोई 2 त्रिभुज है, उनके संगत कोण यदि समान है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। 40, 80, 60, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। कौन से नियम से? AAA नियम से। देखो, AA नियम क्यों होता है? क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण समान है, मान लो इस त्रिभुज के 2 कोण समान है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी समान होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आगे देखो,
आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय या 11.1, ये प्रमेय कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रमेय पर ही आधारित है पूरी प्रश्नावली। अब देखो इस प्रमेय को कैसे हल करना है। यदि प्रमेय आपको आ गई तो आगे के प्रश्न भी सरल होंगे। देखो प्रमेय का कथन, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है। त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींच ली हमने DE, जो किसके समांतर हैं, BC के समांतर। प्रतिच्छेद करे तो वह क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। एक भुजा के समांतर, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो अब ABCDE समांतर होगी, हमें सिद्ध क्या करना है, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC समान अनुपात। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो पहले दिया है, लिखते हैं। त्रिभुज ABC में BC समांतर DE तथा BC और DE आपस में क्या है, समांतर हैं, तथा AB व AC पर बिंदु D व E सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात देखो AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात EC। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। अनुपात का मतलब संख्या बटा में। अब रचना देखो, रचना क्या करेंगे हम, त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखो ये रहा, ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का मतलब लंबवत दूरी DFG। अब देखो, और इन दोनों को मिला दिया, CD और BE को मिलाया, तो देखो क्या करेंगे, DF लंब BC व EG लंब AB खींचा तथा CD व BE को मिलाया। उत्पत्ति में देखो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार कितना है, ADE के क्षेत्रफल में चाहे आधार आप ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आधार देखो हमने मान लिया AD, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, AD आधार है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, EG या GE, EG समीकरण नंबर 1। और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप किसी भी विधि से ज्ञात करो सेम ही आता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधार हमने अब की बार किसको मान लिया है, AE को, AE बटावा AE इंटू DF, 1/2 इंटू AE इंटू DF समीकरण नंबर 2। अब देखो इन त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखो, 9th कक्षा की एक प्रमेय है,
दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, समान होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो देखो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BDE, देखो एक ही आधार DE पर स्थित है त्रिभुज BDE और इसी आधार पर यह त्रिभुज है CDE, CDE का क्षेत्रफल पर में क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा युग्म के मध्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या हो गए, समान हो गए। अब देखो, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर देखो क्या होगा, आधार अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई कौन सी होती है, देखो ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऊंचाई ये होगी बाहर। तो इसमें देखो BDE में ऊंचाई क्या हो जाएगी, GE, बाहर की तरफ ही है ना, आधार हो जाएगा BD, 1/2 गुणा आधार BD इंटू ऊंचाई EG, समीकरण नंबर 4। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 2 है ये आधार, आधार अब की बार आधार कौन सा मान लिया हमने, CE इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, DF, समीकरण नंबर 5। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया। समीकरण 3, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है, समीकरण 3 से। समीकरण 3 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल का भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफलों का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब देखो आगे, अब देखो इस समीकरण में, इसमें हमें ADE का क्षेत्रफल, हमें AD ऊपर चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब अंश का हर बनाओ, हर का अंश बनाओ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हुए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल RHS में भी बटे हुए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल। देखो ADE का क्षेत्रफल रखो 1/2 गुणा AD इंटू EG, BDE का क्षेत्रफल समीकरण 4 से BDE का क्षेत्रफल BD इंटू EG, 1/2 इंटू BD इंटू EG बराबर
ADE का क्षेत्रफल अब ये नहीं रखना है क्योंकि एक बार रख दिया हमने ये मान क्यों रखा, इजी से इजी कैंसिल हो जाए, ये नहीं रखना है यहाँ पे, ये अगले में रखो। देखो DF कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 गुणा AE इंटू DF बटे हुए 1/2 गुणा CE इंटू DF मान रख दिया हमने। कौन से समीकरण से रखा है, 1, 2, 4 और 5 से। समीकरण 1, 2, 4 व 5 से। अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EG से EG कैंसिल, बचा क्या, AD बटा BD, AD बटावा BD बराबर 1/2 से 1/2 कैंसिल, DF से DF कैंसिल, AE बटावा CE, AE बटावा CE। हमें क्या पूछा है कि ये बटावा में है या अनुपात में भी हो सकते हैं, तो AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात CE। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। इसमें हम एक कंडीशन और लिख सकते हैं, AD बट्टा AB पूरा, AD बट्टा AB पूरा, इधर AE बटा, देखो लिख के बताऊँ, AB बटावा AD बटावा AB के शीर्ष की तरफ ऊपर लेना है आपको अंश में। AD की जगह इधर कौन सी भुजा ले ली हमने, AE, और AB की जगह कौन सी लेंगे, पूरी AC ले, और AD बट्टा BD लिखा, AE बट्टा EC। इस प्रकार कंडीशन आपको लेनी है। देखो एक बार वापस बता देते हैं, हमें दिया है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इस भुजा BC के समांतर खींचा गया रेखाखंड DE समांतर हमें दिया है। हमने रचना कर ली, DF लंब AC और EG लंब AB खींच लिया, और DC और BE को मिलाया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार AD हो गया, ऊंचाई हो गई EG, आधार AE हो गया, ऊंचाई हो गई DF। आधार गुणा ऊंचाई दोनों क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से। फिर हमने प्रमेय लगाई कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। समान आधार DE पर दो त्रिभुज DEC और DBE, तो इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, समान होंगे। फिर इसके बाद में देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार क्या है BD, ऊंचाई क्या है GE, आधार 1/2 गुणा BD इंटू GE, और इसका क्या हो जाएगा, आधार CE इंटू DF, ऊंचाई ये होगी। अधिक कोण त्रिभुज में आपको पहले ही बताया था, ऊंचाई कहाँ पे होती है, बाहर स्थित होती है, ये रही ऊंचाई लंबवत दूरी ऊंचाई होती है। तो आधार गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल आपस में बराबर है। हमने इन दोनों त्रिभुजों में किसका भाग दे दिया, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का। फिर हमने देखा कि BD बट्टा AD आएगा, तो इसने हमने इसको क्या कर लिया, व्युत्क्रम कर लिया। व्युत्क्रम करके ADE और BDE इनके मान रख दिए समीकरण 1, 2, 4 व 5 से। कैंसिल हो गया, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा CE, इसको हमने अनुपात में लिख दिया, इति सिद्धम। एक्सरसाइज 11.1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वर्त खाली जगह होते हैं। वर्त कैसे होते हैं, सभी वर्त देखो, 1 वर्त, 2 वर्त, 3 वर्त, इससे छोटा बना दिया, इस प्रकार के वर्त है। क्या ये वर्त सर्वांगसम है, नहीं है। सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी त्रिज्याएं समान हो, सेम टू सेम। ये देखो ये दोनों इसके समान मैंने ये बना दिया, इनकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है, तो ये समरूप सर्वांगसम होंगे। इसकी त्रिज्या 10 सेमी है, इसकी त्रिज्या 4 सेमी है, इसकी त्रिज्या 2 सेमी है, इसकी त्रिज्या 5 सेमी है। ये वर्त, सभी वर्त क्या है, गोल आकृति है, सभी में त्रिज्याएं हैं, सेम टू सेम आकृतियां हैं, तो ये होंगे समरूप। सभी वर्ग देखो, एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समान होता है। हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ लिया है पहले कि ऐसी आकृति जिसके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान या समानुपाती होती है, तो वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
सभी वर्ग, जैसे 4 सेमी भुजा का वर्ग बना दिया, 5 सेमी भुजा का वर्ग बना दिया, 10 सेमी भुजा का वर्ग बना दिया, प्रत्येक कोण समकोण होगा तो वो आकृतियां हो जाएगी समरूप। सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे त्रिभुज जो समरूप होते हैं उनके नाम समबाहु त्रिभुज, क्योंकि सभी कोण क्या होगा 60-60 डिग्री का हो जाएगा और सभी कोण समान है कोण 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 नियम से, त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। त्रिभुजों की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं वो समरूप? दो कंडीशन आपको लिखाई हुई है। संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, या संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। निम्न कथनों के सत्य और असत्य बताना है। दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है क्या? दो सर्वांग सम आकृतियां, देखो ये दोनों आकृतियां समरूप है क्या? तो हम कहेंगे हाँ है, यह बात है हमारी सत्य। दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है लेकिन इसका विलोम गलत है। दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी संगत भुजाएं समान होती है, संगत कोण समान होते हैं, तो वही आकृतियां समरूप सर्वांग सम होगी, तो सर्वांग सम समरूप होता है। दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है क्या? ये बात है सत्य है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, क्या ये दोनों सर्वांग सम है? हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बड़ी आकृति है, छोटी है। सर्वांग सम का मतलब होता है सेम टू सेम होना चाहिए। इसकी त्रिज्या 5 सेमी है तो इसकी त्रिज्या ही 5 सेमी होनी चाहिए। देखो दोनों सर्वांग सम है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। गलत बात। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों और संगत कोण समान हो। दूसरी कंडीशन क्या है? संगत कोण समान हो। देखो ये पूरी बात लिखी हुई है, गलत है, ये सत्य है। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो ये लिखा हुआ। अब अगला देखो इसका, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। ये बात भी सत्य है। हमने जस्ट पहले देखा था दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? जब उनमें संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण समान हो। एक, यदि संगत कोण बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते आकृति समरूप है। यदि संगत भुजाएं समान है तो हम ये नहीं कह सकते कि आकृति समरूप है। अगला देखो, समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के कोई दो उदाहरण बना दिया हमने। त्रिभुज, यह त्रिभुज, यह त्रिभुज। त्रिभुज का नाम है ABCPQR। ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 60 डिग्री है, इस बी का मान 50 डिग्री है, इसका मान भी 50 है और इसका मान हो गया हमारे पास 70 और इसका मान भी हो गया 70 डिग्री। तो दोनों आकृतियां आपस में क्या है? समरूप है। इसके बाद में अगला देखो, कोई भी आकृति आप चतुर्भुज बनाओ। चतुर्भुज बना दिया, ये चतुर्भुज, और दूसरा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज बना दिया हमने इस प्रकार का। इसकी भुजा 3 सेमी है, इसकी 6 मान लो। इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, 3 सेमी 3 सेमी। इसकी भुजा हमने बना दी जैसे 5, इसकी 5 बना दी इस प्रकार। 3 सेमी, इसकी 6 डबल कर रहे हैं हम, 4 8 हो सकती है और 5 10 हो सकती हैं, 2 4 हो सकती है। इस प्रकार कोण बता सकते हो आप, ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। इस प्रकार दोनों आकृतियाँ क्या है? समरूप है। कोई सा भी आप चित्र बना सकते हो। हमारी प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।